अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग के अंदर इमरान खान साहब के हवाले से, बिजली के बिलों के हवाले से, बजट के हवाले से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें वो आपसे शेयर कर दी हैं। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि वो भी आपसे शेयर की जाएं। ये सामने आप तस्वीर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट है। मुल्क की 95% ख्वातीन अजड और जाहिल हैं। ये साहिल अदीम साहब ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा, उन्होंने कहा कि आप 100 ख्वातीन का सैंपल ले लें तो उसमें से 95 जो है वो जाहिल निकलेंगी। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि मर्दों का आप सैंपल ले लें तो उसमें से पता नहीं 60 उन्होंने कहा या 70 कहा। अब वो ख्वातीन की एग्जाम्पल तो वहां पे हमें स्टूडियो में कहीं पे नजर नहीं आई, लेकिन मर्दों की हमें नजर आ गई। सामने खुद ही जो है बिल्कुल वाजे हो गया कि मर्द तो यकीनन यहाँ पे काफी जाहिल हैं इस मुआशरे में, उसमें कोई दो राय नहीं है। और उसकी एक एग्जाम्पल हमें उसी प्रोग्राम के अंदर ही नजर आई। वो कौन थी, क्या थी, उस तफसील में मैं नहीं जाता। साहिल अदीम साहब ने जिस तरीके से ख्वातीन को जाहिल कहा, ये कौन सा तरीका है, या मर्दों को जाहिल कह दिया, ये कौन सा तरीका है कि आपने जब किसी को इल्म सिखाना हो तो आप उसको सामने बैठा के कह रहे हो कि जनाब ये आप सारे तो जाहिल हैं, इतने लोग जाहिल हैं। आज तक आपने कोई ऐसा शख्स देखा है जिसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज हो, बहुत ज्यादा इल्म हो, और वो लोगों को बैठा के सामने कह रहा हो कि तुम जाहिल हो? बच्चों को भी माँ बाप अगर बताते हैं तो वो उस वक्त भी ये नहीं कहते कि जनाब तुम जाहिल हो, तुम सामने बैठे हो। आप कोई भी मिसाल ले लें, आप हिस्ट्री से मिसाल ले लें, आप कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड से मिसाल ले लें, यूनिवर्सिटी से मिसाल ले लें, कहीं पे भी मिसाल ले लें, आज तक किसी बंदे ने लोगों को इल्म देते हुए ये कहा है कि भाई तुम लोग जाहिल हो, और फिर वो इल्म उसने लोगों को दिया हो? ये तो कोई जाहिल शख्स ही दूसरों को जाहिल कह सकता है ना। अब ये होता है कि हर किसी का नॉलेज डिफरेंट है। वो ये कहते हैं कि 4 चीजें वो पढ़ते हैं, ये तुम्हें नहीं पता, तुम जाहिल हो। भाई तुम्हें न्यूरो सर्जरी का पता है, तुम्हें फिजिक्स का पता है, भाई आपको जो है आप मैथमेटिशियन है, उसके सामने आप बैठेंगे तो आप जाहिल हो जाएंगे। आप अगर किसी और फिजिसिस्ट के सामने या किसी और माइक्रोबायोलॉजी में किसी ने PhD की हुई है, उसकी बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होंगी, तो क्या वो सारे लोग जाहिल हो जाएंगे? तो इस तरीके से बात करना। अब उसी शो के अंदर एक खातून भी बैठी हुई थी और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि जनाब माफी मांगे, आप कैसे 95% ख्वातीन को जाहिल करार दे सकते हैं? तो मैंने कहा कि मर्दों की जहालत तो साहिल अदीम साहब को देख के साबित हो गई कि यकीनन पाकिस्तान में मर्दों में जहालत की जो है ना उसमें कोई कमी नहीं है, बहुत ज्यादा जहालत है। लेकिन जो ख्वातीन वहां बैठी हुई थी उसमें से जो एक लड़की ने, खातून ने उनसे कहा कि आप माफी मांगे, और बिल्कुल सही कहा कि ये आप होते कैसे हैं कि आप इस किस्म की मिसोजिनी बैठ के टीवी पे कह रहे हैं कि जनाब 95% ख्वातीन जाहिल हैं। ये आपको किसने अथॉरिटी दे दी कि आप ख्वातीन के अमूर के ऊपर इतने माहिर बन गए कि आपने सैंपल भी इकट्ठा कर लिया? आपको पाकिस्तान की जो है वो तकरीबन 12 करोड़ ख्वातीन आप में से आपने 10 करोड़ ख्वातीन को जाहिल करार दे दिया। तो इससे अंदाजा आप लगा लें कि वो ख्वातीन जाहिल नहीं, जाहिल ना ही पाकिस्तान में सारे मर्द जाहिल हैं, लेकिन एक आधा मर्द बहुत जाहिल है। ये तो बिल्कुल साबित हो गया इस सारे आर्ग्यूमेंट से। अच्छा जी, इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया, और वर्ल्ड कप की जीत के बाद रोहित शर्मा साहब ने और कोहली साहब ने रिटायरमेंट ले ली। अब ये जो दोनों प्लेयर हैं, ये दोनों प्लेयर जो है ना, इनकी आप फिटनेस ले लें और मर्दों का एक सैंपल ले लें पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का, पूरा 100% जितने हैं वो, उन तमाम की फिटनेस एक तरफ और इन दोनों की फिटनेस एक तरफ। इनकी अगर आप फिटनेस रिजीम देखें, ये जो एक्सरसाइजेस करते हैं, जितने ये फिट हैं, अभी भी पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट टीम जो है इनके मुकाबले में, वो सारे मिलके भी दौड़ लगाएं या मिलके भी फिटनेस करें तो इन जितनी फिटनेस नहीं होती। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने कुछ अचीव करना है, हर शोबे की, हर उस चीज की अपनी एक डिमांड होती है जो आपने करनी होती है। अब क्रिकेट के अंदर आपको फिजिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्रिकेट के अंदर आपको बायोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्रिकेट के अंदर जहालत ये है कि आप ना इतना बड़ा आपने पेट लटकाया हो। क्रिकेट के अंदर जहालत ये है कि आप बिरयानियां खा रहे हो, आप रोटियां खा रहे हो, आप पराठे खा रहे हो। ये जहालत है क्रिकेट के अंदर। इसलिए कि उस प्रोफेशन की डिमांड ये है कि आपने अपने आप को फिट रखना है। मैं कल अपने एक प्लेयर की देख रहा था, वीडियो रिलीज की हुई थी सोशल मीडिया पे, किसी ने खुद ही उन्होंने की होगी कि वो एक डंबल इस तरह पकड़ के ऐसे ऊपर कर रहे थे और एक स्टेप आगे लेते थे। जितनी उसकी मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन थी, अब मेरी इतनी उम्र हो गई है, मेरी मूवमेंट में उतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं कह रहा था। और साथ फिर उसकी मुझे बेली फैट भी नजर आ रहा था कि ये कैसा स्पोर्ट्समैन है यार, इसका पेट आगे निकल रहा है, फैट निकल रहा है। मैं आजम खान की बात नहीं कर रहा, मैं एक और बड़े फिट बंदे की बात कर रहा हूं जो पाकिस्तान में, जिसको कहा जाता है कि वो बड़े फिट हैं। तो इनकी फिटनेस का आप अंदाजा लगा लें और उनकी फिटनेस का आप अंदाजा लगा लें। कोहली चाहते तो आगे भी बहुत अरसा खेल सकते थे, लेकिन उन दोनों प्लेयर्स ने गालिबन 2020 से जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। एनीवे जी, भारत ने अच्छे खेल का मुजाहरा किया और वो जीत के लिए जरूरी होता है कि खेल के अंदर जो तमाम शोबे हैं,
मतलब फील्डिंग हो गई, बैटिंग हो गई, फिटनेस हो गई, डाइट होगी, हर किसी चीज का ख्याल रखना पड़ता है और उसके बाद फिर आप जो है कुछ भी अचीव कर सकते हैं। भारत ने वो अचीव कर लिया। पाकिस्तान ने जितना ख्याल रखा, पाकिस्तान की जैसी कारकर्दगी थी उसमें वो सब कुछ वाज़ेह है, नजर आ रहा है, चाहे वो मैनेजमेंट हो जाए, चाहे वो खिलाड़ी हो जाए। दूसरा बड़ा मसला जनाब आजकल आपको पता है पाकिस्तान के अंदर, मैं ये कतई नहीं कह रहा कि क्रिकेट पाकिस्तान का पहला बड़ा मसला है, लेकिन फिटनेस पाकिस्तान का काफी मसला है, इसलिए कि बहुत सारे लोग यहाँ पे फिटनेस का ख्याल नहीं रखते अपनी। और अक्सर मैं ये कहता हूं कि जब तक आप फिट नहीं होंगे तो आप किसी भी शोबे में हो, आप अपना काम सही तरीके से नहीं कर सकते, चाहे वो सियासत हो जाए, चाहे वो सहाफत हो जाए, चाहे वो वकालत हो जाए। खान साहब की मिसाल हमारे सामने है। मियां साहब जो है वो जलसे नहीं कर सके क्योंकि फिट नहीं थे। खान साहब जनाब उन्होंने, आपको याद होगा, हुकूमत खत्म हुई, ऊपर नीचे जनाब दर्जनों जलसे कर दिए, एक दिन में वो कितने कितने जलसे कर लेते हैं, तो इसमें यकीनन उनकी फिटनेस का बड़ा किरदार है। पर एनीवे, बिजली के बिलों के हवाले से बहुत सारी चीजें इस वक्त सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं, लोग कंप्लेंट्स भी कर रहे हैं। राशिद महमूद जो सीनियर अदाकार हैं, उनकी एक वीडियो वायरल हुई, काफी वो गिला शिकवा कर रहे थे। अब न्यूज वन के किसी नुमाइंदे से वो बात कर रहे थे, अजमा बुखारी साहिबा भी वहां पे थी और न्यूज वन के नुमाइंदे ने उनसे, अजमा बुखारी साहिबा से पूछा कि इनकी बिजली के बिलों के हवाले से इन्होंने गिला शिकवा किया है, इनकी वीडियो एक वायरल हुई है। तो अजमा साहिबा कहती हैं जी वो तो सबके ही बिल आए, ये कह के वो चली गई। अब ये वो जमात है जो कहते थे कि हम बिजली सस्ती करेंगे, हम 300 यूनिट तक फ्री करेंगे, अब ये कह रहे हैं कि जनाब सबके ही ऐसे बिल आए। अब इस वक्त जो हालत है, मेरे ख्याल में इमरान खान और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से चैलेंज है उसमें बहुत बड़ा इजाफा होने जा रहा है हुकूमत के लिए। इमरान खान ने जो जुलाई को कहा ना कि जी जुलाई में हम कैंपेन शुरू करेंगे, अपनी एजिटेशन शुरू करेंगे हुकूमत के खिलाफ, अपनी जिसे आप कह सकते हैं एक बाकायदा तहरीक चलाएंगे। जुलाई के महीने को उन्होंने इसीलिए चुना कि अब जुलाई में जो बिल आने हैं उसके बाद फिर लोग आप देखेंगे कि हर कोई कंप्लेन कर रहा होगा। लेकिन अभी भी जैसा मैंने आपको बताया कि सूरत हाल इसी किस्म की है, ये सामने आप देख सकते हैं। शेख रशीद साहब ने भी जनाब एक वीडियो पैगाम जारी किया और उन्होंने कहा कि 1 लाख जनाब उनका गैस का बिल आया और वो दिन में 1-2 दफा चूल्हा जलाते हैं और बिजली भी बड़ी कम इस्तेमाल करते हैं और 1,68,000 उनके बिजली का बिल आया। उन्होंने कहा कि आप भूल जाएं कि जनाब आपको कोई और खतरा है, ये जो आवाम की जिंदगी और मौत का मामला है, ये आवाम जो है ज्यादा देर ये चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। और मैं इस हद तक शेख साहब से एग्री करता हूं, जो लोग ये समझ रहे हैं कि इस तरह का बोझ डालते जाएंगे और इस खित्ते में जनाब इस तरह की कोई मिसाल नहीं मिलती, इस खित्ते में जनाब लोगों के बाहर निकलने की कोई मिसाल नहीं मिलती, इस खित्ते में उस तरह की कोई मिसाल नहीं मिलती, ये एक बड़ा जो है ना मेरे ख्याल में बबल में रह के ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता है। दुनिया में किसी भी जगह पे जब इस तरह के हालात होंगे तो कुछ भी हो सकता है, तो चीजों को कंट्रोल करने की जरूरत है। शेख रशीद साहब ने, अगर आप शेख रशीद साहब जैसा बंदा भी बिल अपने लेके दिखा रहे हैं जनाब के इतने बिल आ रहे हैं, तो हर कोई इससे तंग होगा यकीनन। और जब अवाम की अक्सरियत इससे तंग होगी तो फिर कोई भी कैंपेन चलाएगा, कोई भी तहरीक चलाएगा तो अवाम उसमें शिरकत करेंगे और ये बहुत बड़ा खतरा बनने जा रहा है हुकूमत के लिए आने वाले दिनों में। दूसरी तरफ जो है, जो बजट पास किया गया उसमें टैक्सेस बहुत ज्यादा लगा दिए गए हैं, दूध पे टैक्स है, इस पे टैक्स है, उस पे टैक्स है, अवाम रो रही है, इंडस्ट्री रो रही है। लेकिन नजम सेठी साहब ने भी अपने प्रोग्राम में इस चीज का जिक्र किया कि सबसे ज्यादा प्लॉट्स और फाइल एंड डीएचए वाले बेचते हैं। उन्होंने हाजिर सर्विस और रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल्स और ब्यूरोक्रेट्स को टैक्स में छूट दे दी है कि आप जितनी मर्जी फाइलें बेचें, जबकि पूरे पाकिस्तान पर प्रॉपर्टी बेचने और लेने पर टैक्स आयद कर दिया गया। अब ये क्या है जनाब कि आपने सोसाइटी के एक सेगमेंट को तो छूट दे दी कि चाहे वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हों, हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट्स हों, फौजी हों, उनको जनाब छूट है, लेकिन बाकी जो दीगर लोग हैं उनके ऊपर टैक्स होगा। क्या इस तरह का डिस्क्रिमिनेटरी कोई भी कानून हो, वो आइन और कानून इजाजत देता है कि आप ऐसी डिस्क्रिमिनेशन कर सकें? मतलब इसके ऊपर यकीनन फिर जो नजम सेठी साहब बात कर रहे हैं और दीगर लोग बात कर रहे हैं वो हक बजाने पे ना कि जनाब ये दो आप पाकिस्तान क्रिएट कर रहे हैं, या तो आप सबको छूट दें या आप किसी को छूट न दें। वैसे भी जिस तरह के होशरबा टैक्सेस वगैरह लगाए गए हैं इस बजट के अंदर, उसमें अब जो इस वक्त मायरे मौशियात भी हैं वो ये कह रहे हैं कि बस जनाब उन्होंने नंबर इकट्ठे करके बना दिए गए हैं, ना इसमें ग्रोथ का ख्याल रखा गया है, ना इसमें किसी और चीज का ख्याल रखा गया है, इकोनॉमी किस तरफ जाएगी ना उसका ख्याल रखा गया है, बस एक बजट पेश कर दिया गया है। बहुत ज्यादा इसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है। अब देखते हैं कि जनाब इसमें कोई तब्दीली आती है या नहीं आती, लेकिन बजट तो पास भी हो गया है और सदर जरदारी साहब ने भी जनाब उसके ऊपर हाँ भर दी है, सेंट अपनी दे दी है। जो ये कहते ना जी ये शहबाज शरीफ का बजट है, और पीपल्स पार्टी वालों ने बड़ी बड़ी तकरीरें की थी और मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि जो इसमें सबसे मुज़ायका खेज
کردار یا موقف ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو آپ کے شعور کی سب سے زیادہ توہین کرتی ہے. زرداری صاحب روک لیتے, پیپلز پارٹی والے ووٹ نہ دیتے, انہوں نے سب سے پہلے ووٹ ڈالے ہیں, انہوں نے ہر چیز میں جناب اپنا حصہ ڈالا ہے, لیکن یہ آپ کے شعور کی توہین کرتے ہیں, اس لیے کہ اگر یہ کہہ دیں کہ ہاں جناب ہم نے بھی ڈالا ہے, ہمارا بھی حصہ ہے, تو وہ ایک الگ بحث ہے. بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے یار, جیسا نون لیگ والے کر رہے ہیں یہ بھی اسی طرح مان رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں, لیکن یہ آپ کے ساتھ زیادتی بھی کر رہے ہیں اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کے دوست ہیں. تو زیادہ آپ کو غصہ کس پہ چڑھے گا؟ جو بندہ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو اور کہے میں تمہارا کر رہا ہوں بھائی زیادتی بس کر سکتا اور کیا کروں, وہ اس پہ آپ کو زیادہ غصہ چڑھے گا, یا پھر ایک بندہ آپ کو روز آ کے کہہ رہا ہو کہ میں تو آپ کا ہمدرد ہوں, میں تو آپ کے لیے کام کر رہا ہوں, لیکن آپ کو پتا چلے کہ وہ جو بندہ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے وہ زیادتی کر ہی نہیں سکتا اگر یہ بندہ اس کا ساتھ نہ دے. تو آپ کو زیادہ غصہ کس کے اوپر ہوگا کہ وہ جو آپ کو بتا رہا ہوگا کہ میں آپ کا ہمدرد ہوں. تو وہ کردار اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی ادا کر رہی ہے جو عوام کو بار بار کہتی ہے کہ ہم آپ کے ہمدرد ہیں, لیکن جو آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ کوئی اور کر رہا ہے. پر جب آپ حقائق دیکھتے ہیں تو وہ زیادتی ممکن ہی نہیں ہے, یہ بجٹ پاس ہی نہیں ہو سکتا, یہ ٹیکسز عوام پہ لگ ہی نہیں سکتے, اس طرح کے بجلی کے بل آ ہی نہیں سکتے اگر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نہ چاہے. تو وہ آپ کے ساتھ زیادتی بھی کر رہے ہیں اور ساتھ آپ کے شعور کی توہین بھی کر رہے ہیں. اچھا, جب عوام کے شعور کے توہین کی بات آتی ہے تو میرے خیال میں عمران اسماعیل صاحب بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے, اور پی ٹی آئی کے کچھ دیگر رہنما جو واپس آنا چاہ رہے ہیں وہ بھی اس میں پیچھے نہیں ہیں. اب یہ جناب عجیب جو ہے وہ کر رہے ہیں, مثالیں دے رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, یقیناً ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوگی, لیکن موجودہ قیادت کے اوپر تنقید کر کے یہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اس وقت جب حکومت بیک فٹ پہ ہے, جب بجلی کے بلوں کی وجہ سے مخصوص نشستوں والا جو معاملہ عدالت میں چل رہا ہے اس وجہ سے حکومت کے اوپر پریشر ہے, تو یہ لوگ حکومت پہ تنقید کرنے کے بجائے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر چڑھائی کر دی ہے, پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے اوپر چڑھائی کر دی ہے. عمران اسماعیل صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا ہے, عجیب منطق ہے کہ جنہوں نے سختیاں جھیلی وہ غدار ہیں اور جنہوں نے ایک دن بھی قید میں نہ گزارا وہ وفادار ہیں. یہ تو یقیناً بڑے وفادار ہوں گے, اس لیے عمران خان صاحب نے ان کو گورنر بنایا تھا, اور گورنر ہاؤس کی گاڑی میں ان کا کتا جا رہا ہوتا تھا. جی ہاں جی, اس کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی. اچھا, اب آپ نے چڑھائی کرنی ہے تو آپ حکومت پہ کریں, لیکن انہوں نے جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ تحریک انصاف والوں پہ چڑھائی کی ہوئی ہے. آگے یہ لکھتے ہیں کہ ان کی اپنی لیڈری چل رہی ہے, اسی لیے خان جیل میں ہے, اب وہ بھی خطرے میں لگ رہی ہے. قربانی کی بات وہ کر رہے ہیں جن کو اس کے معنی بھی نہیں آتے. یہ مشکل وقت ہے اور یہ خان کے نام پر کچھ بھی بولتے ہیں. ان کا پی ٹی آئی کے نظریے سے کبھی تعلق رہا ہے نہ ہی ہو سکتا ہے. پیسے لے کر ترجمان کیسے ہو سکتا ہے کوئی؟ اچھا, اب اس وقت جس طرح میں نے کہا کہ ساری توپوں کا رخ ہے حکومت کی طرف, عوام کی غصہ ہے حکومت کی طرف. کیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے عمران خان کو جیل میں رکھا ہے؟ کیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے جو ہے وہ بنایا ہے نکاح والا کیس؟ کیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ مقدمے جیلوں کے اندر چلا رہی ہے؟ جو چلوا رہے ہیں ان کے اوپر آپ کو غصہ نظر نہیں آتا عمران اسماعیل کا, لیکن جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے اوپر ہے. بھائی آپ نے یقیناً دی ہوگی قربانی, آپ کا بھی مسئلے مسائل ہوں گے, کچھ دن ویٹ کر لیں. آپ کو اتنی کیا جلدی ہے؟ اگر آپ کو جانے کی جلدی تھی تو اب آنے کی اتنی جلدی نہ کریں. جانے میں اگر جلدی دکھائیے تو آنے میں تھوڑا سا ویٹ کر لیں, تو وہ آپ کے حق میں بہتر ہے. جس طرح کے ماحول آپ لوگ بنا رہے ہیں, اگر آپ کو خان بھی لے کے آئے گا تو عوام قبول نہیں کرے گی. یہ بھول جائیں کہ یہ وہ جماعت ہے کہ عمران خان کہے گا کہ جناب آج میں نے اس کو بنا دیا اور عوام مان جائے گی. نہیں, یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آپ نے کچھ مثالیں دیکھی ہیں حالیہ دنوں میں جو تعیناتیاں وغیرہ ہوئی کے پی میں, اس کے اوپر جو عوامی رد عمل آیا. اگر خان بھی ان کو شامل کرے گا تو بعد میں ووٹر اور ان کا جو سپورٹر ہے اور سوشل میڈیا ایسا پریشر ڈالے گا کہ خان صاحب ان کو خود آؤٹ کر دیں گے. تو یہ ان کی اپنی سیاسی صحت کے لیے بہتر ہے کہ اتنی پھرتیاں نہ دکھائیں, تھوڑا سا صبر کر کے کریں اور ٹھنڈا کر کے کھائیں. اچھا جی, ای سی پی اس سے جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اپنے ایک اضافی نوٹ میں ان سے یہ پوچھ لیا ہے کہ جناب آپ جسٹیفائی کریں, بتائیں کہ آپ نے کیسے پاکستان تحریک انصاف کو پارٹی ماننے سے انکار کیا. اصل ایشو تو وہی ہے نا کہ اس کنکلوژن پہ یا اس تشریح پہ وہ کیسے پہنچے. پھر وہاں پہ آ جاتا ہے وہ 13 جنوری کا فیصلہ جس کا ذکر ہو تو قاضی صاحب کہتے ہیں جناب اس کا ذکر نہ کریں, وہ تو اس سے کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں. وہی بنیادی چیز ہے, اصل میں وہ فیصلہ ہے. جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگا, اس کو نہیں دیکھا جائے گا, تب تک معاملات آگے نہیں چل سکتے. دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جناب وہ چل رہا ہے ایک توہین عدالت کا کیس. فیصل وارڈر صاحب وغیرہ کو تو قاضی صاحب نے معافی دے کے فارغ کر دیا, لیکن میڈیا کے اوپر چڑھائی کر دی ہے. اور میڈیا کے حوالے سے اور یہ جو سارا کیس چل رہا ہے اس کے اوپر جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے خط لکھا ہے رجسٹرار کو. انہوں نے کہا کہ میرا اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے, نہ ہی مجھ سے پوچھا گیا ہے, نہ ہی میں اس طرح کی کوئی چیز چاہتا ہوں. انہوں نے خط لکھ دیا اس لیے کہ تاثر یہ مل رہا ہے کہ جیسے جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی خواہش ہے
کہ فیصل واڈا یا میڈیا کے خلاف کوئی کاروائی ہو تو یہ انہیں واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ ان کی اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ کسی کے خلاف کسی قسم کی کوئی توہین عدالت کی کاروائی نہیں کرنے چاہتے. یہ خود ہی کاروائی ہو رہی ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو سربراہی میں ہو رہا ہے، وہ قاضی صاحب نے خود ہی غالباً اس کا نوٹس وغیرہ لیا ہے اور خود ہی وہ اس کو سن رہے ہیں. اطہر من اللہ صاحب نہ اس طرح کی کوئی کاروائی چاہتے ہیں، نہ ہی وہ چاہتے ہیں کہ میڈیا کے کوئی خلاف کاروائی ہو، اور جس طرح کے ریمارکس میڈیا کے حوالے سے دیے گئے ہیں وہ بڑے پریشان کن ہیں. ان پہ صحافی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے کیا ہے ان کو چھوڑ دیا گیا اور میڈیا کو جناب اتنا رگڑا جا رہا ہے. تو میڈیا کے پہلے جو حالات ہیں وہ بھی ساری قوم کے سامنے ہیں. پر اینی وے یہ اطہر من اللہ صاحب کا جو اضافی نوٹ ہے ایک ای سی پی کے حوالے سے جو انہوں نے فیصلے کے اندر لکھا ہے، آرڈر کے اندر لکھا ہے کہ جناب ایک ای سی پی الیکشن کمیشن آف پاکستان اس حوالے سے چیزوں کو کلیئر کرے، اور دوسرا ان کا جو خط ہے رجسٹرار کو، یہ دونوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.